वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। आज एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 5 की चर्चा हम करने आए हैं। दोस्तों, इससे पहले चैनगढ़ आईएएस के यूट्यूब चैनल पर इससे पूर्व के चारों जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के दे दी गई है। आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या कोई भी कारण से, चाहे कारण जो भी रहे हो, जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है वो कृपया करके चैनगढ़ आईएएस यूट्यूब पर खोले और उस पिछले वीडियो को देख ले, ताकि आज जो मैं क्लास लूँ तो पिछले क्लास को कनेक्ट कर पाए। तो अभी तो फिलहाल जो इस पर बैठे हुए हैं, जो नए भी हैं, जो भी अभ्यर्थी नए आए हैं, वो इस क्लास से ही अपने आप को जोड़ ले और फिर जब बाद में समय मिले तो पिछले वीडियोज को जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे। दोस्तों, चैनगढ़ आईएएस के तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी अभी शुरू की गई है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। धीरे धीरे इस पर सारे लगभग कोर्स कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी इस पर कराई जाएगी, 6 से 12 क्लास तक कवर कराए जाएंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफिक कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए अलग चर्चा की जाएगी। और विस्तृत रूप से चर्चा तब होगी जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, तब मैं फिर चैप्टर में जाऊंगा। उसके बाद एक एक टॉपिक का विस्तृत चर्चा किया जाएगा, साथ साथ मैपिंग भी उसके साथ चलते रहेंगी, टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो वो सब इस चैनल पर होते रहेंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी अभी आगंतुक अभी यहाँ पर है, या जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं या जो जुड़ चुके हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि इसके बाद जो भी कोई वीडियो आएंगी इस पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को या उन साथियों को, बहनों भाइयों को भी बताना जरूर चाहिए। आपको बताना चाहिए कि हाँ, इस चैनगढ़ आईएएस के प्लेटफॉर्म पर उनके लिए ये प्रयास किया जा रहा है और उनका लाभ वो भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक उन जुड़ाव महसूस करेंगे और चयन तक जल्दी पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ मैं ये क्लास आप शुरू करता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी मुस्तैद होंगे और ये इस टाइमिंग के अनुसार, जो आपको पता है कि 5:30 बजे क्लास आपको मिल जाती होंगी, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरे मुस्तैदी के साथ इसको देखने के लिए आए होंगे। दोस्तों, चलिए बिना समय व्यतीत के मैं टॉपिक पे चलता हूं। इससे पहले थोड़ा सा एक रिकॉल कर दूं कि इससे जो पहले का जो चैप्टर था, कब्र क्या बताती है, किताबें क्या बताती है, उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले पुरातत्व वेदाओं ने, अगर मान लीजिए साहित्यिक साक्ष्य है लेकिन अस्पष्ट है या नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हम पुरातत्वविद जो थे वो कब्रों के द्वारा, कब्र में जो हम जानते हैं स्वाधान पत्ती होती है, उसके द्वारा वो बताते थे कि उसके समाज में आर्थिक संपन्नता कैसी थी। कब्र में विभिन्न प्रकार के स्वाधान होते थे, युगन समाधियाँ भी थी। किसी कब्र में सारे संसाधन उनके साथ दफनाए जाते थे। इससे पता चलता था कि वो जो कब्र है वो किसी उस राजा या सरदार का रहा होगा। और कुछ कब्रों में सामान्यतः कम प्रकार की बहुमूल्य चीज़ें नहीं रहा करती थी, सिर्फ सिंपल एक कब्र हुआ करता था। इससे पता चलता था कि वो जनसामान्य का कब्र था। तो ये आर्थिक विषमता की ओर दृष्टि गोचर होता है या दृष्टिगत करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि पिछले चैप्टर के आगे अब हम अगले जो टॉपिक पर आएंगे, उस टॉपिक का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहले आप जानिए कि हमने अभी तक आपको ये बताया था कि इससे पहले क्या था कि अभी तक राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। हमें सिर्फ अभी तक खाद्य संग्राहक, पशुपालक और आरंभिक कृषक की बात हमने की थी। अभी तक सिर्फ अधिशेष इतना ही था जो हल्का संग्रह हो पाता था, और जिनके पास ज़्यादा होता था वो अपना एक समाज में ओहदा कायम कर लेते थे और उनके अंतर्गत कुछ लोगों का समूह होता था। वो हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे संसाधन सरप्लस होते जाएंगे, कृषि भूमि का विकास होगा, संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं मजबूत होंगी, समाज में विभेदीकरण बढ़ेगा, वर्गीकरण बढ़ेगा, और इस प्रकार धीरे धीरे कृषि के विकास के साथ सरप्लस जैसे होने लगे, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, तो एक नगर का रूप धारण कर लिया जाएगा और नगर को चलाने के लिए नगर पर एक प्रभुत्वशाली वर्ग का शासन होगा। उसके अंदर में जनसामान्य होंगे जो नगर के वासी होंगे। तो सीधे तौर पर आपको आप जान सकते हैं कि नगर नियोजन में 2 प्रकार के दुर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। एक पश्चिमी दुर्ग है, एक पूर्वी साइड पर सामान्य हिस्सा है, और उनकी आबादी और उनके रहन सहन खान पान के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये समृद्धशाली वर्ग का क्षेत्र है और ये यहाँ पर सामान्य जनता का क्षेत्र है।
तो अब हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि खाद्य संग्राहक से लेकर शिकारी से लेकर धीरे धीरे आरंभिक पशुपालक और कृषि शुरुआत करने के बाद इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि अचानक ये राज्य के स्तर पर आ गए, राजा के स्तर पर आ गए और विभिन्न प्रकार की आर्थिक इकाइयां चलने लगी समाज में, और समाज में फिर विविधीकरण ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने लगा, आर्थिक बदलाव होने लगा, आर्थिक बदलाव से सामाजिक बदलाव होगा, सामाजिक बदलाव से सांस्कृतिक बदलाव होंगे, राजनीतिक बदलाव उन सभी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि समाज में संरचना जो है धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित होते जा रही है और लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि में बहुत प्रकार की विविधताएं आ रही हैं, जो ये इस बात का दृष्टिगोचर है कि संसाधन ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, सरप्लस की अधिकता है और सरप्लस की अधिकता उनको संपन्नता की ओर ले जा रही है और संपन्नता जो है समाज में आर्थिक विषमता कायम कर रही है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा शक्ति है, चाहे बौद्धिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, वो क्या कर रहे हैं, समाज के एक अधिशेष पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और वो समृद्धशाली कहरा रहे हैं। दूसरे लोग जो है उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं, वो गरीब भी है, कृषक भी है, अन्य प्रकार के पेशा को अपनाए हुए हैं, तो वो इनके अधीन काम कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन मिलजुल के समाज का एक संरचना कायम हो गया है और ये समाज चल रहा है। फिर एक बौद्धिक वर्ग का भी उदय हो रहा है जो राजा को, खासकर राजनीतिक एकता को पिरोने के लिए, समाज में उनके अप्रूवल के लिए वो राजा को एक पुरोहित के, एक मार्गदर्शन की भूमिका में राजा के पास रहता है, राजा को सलाह देता है, कानूनी सलाह दे रहा है, सामाजिक सलाह दे रहा है और समाज में उसको वैध भी कर रहा है, साथ साथ समाज के लोगों में राजा को प्रतिष्ठापित करने का कार्य कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उस वक्त उपलब्धि रही थी कि एक बौद्धिक वर्ग के लोगों द्वारा भी समाज को स्त्रीकरण की ओर, समाज में स्थिरता लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे ही। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें मैंने बताया था कि पात्र और कथानक के माध्यम से एनसीईआरटी 6 क्लास या एनसीईआरटी को लिखा गया, अपडेट किया गया है। इसका कारण मैं बार बार कहता हूं कि आप ये मान के चले कि अभी जो क्लासेज ली जा रही है वो क्लास 6 की है और क्लास 6 एनसीईआरटी में खासकर आपको ये जानना है कि बच्चों को समझाने के दृष्टिकोण से बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया होता है, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी नया बच्चा जिसको ABC भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, उनको ये कहानी के माध्यम से वो इस चीज़ों को समझ पाए और वो फिर आगे अपने धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर वो आगे स्तर बाय स्तर वो अपने आप को अपडेट करे और ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की ओर एक कदम उनका बढ़ता चला जाए। यही बात यहाँ पे हो रही है। एक पात्र है और ये क्या है, इनका नाम है शंकरन। ये शंकरन जो है क्या कर रहे हैं, उनके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे शंकरन के, तो उन्होंने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। आज भी देखिए कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा ही शासक को या हमारे ऊपर जो शासन करते हैं सरकार के बॉडी को चुना जाता है। उस वक्त भी क्या हुआ था कि शंकरन के समय ये चीजें हो रही थी। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब ये एक सवाल फिर नाना जी ने इसको कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। बाल मन इनका शंकरन का मन बालक का है। इन्होंने अब अपने से प्रश्न करना शुरू कर दिया होगा कि चुनाव, अपने ऊपर शासक का चुनाव क्यों जरूरी है, शासक का चुनाव क्यों होता है, ये हमारे लिए क्या फायदेमंद है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, समाज के लिए शासक का चुनाव होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है क्या। इस प्रकार के तमाम प्रकार के सवाल इसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में उपज रहे हैं और इसी के सवालों का जवाब है एनसीईआरटी विदों द्वारा इसका जवाब दिया गया है, इसके प्रश्नों को उत्तरित किया गया है। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि जो शंकरन जो है वो सोच रहा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। अब ये जाहिर सी बात है कि शासक बनने के लिए क्या क्या, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि योग्यता क्या चाहिए, तो वो सोच रहा है कि उस वक्त शासक बनने की क्या योग्यता होती होगी। इस प्रकार के सवाल इसके मन में हैं। तो ये इसी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए, आधुनिक बात की जा रही है कि हमने क्या किया, 50 वर्षों से क्या कर रहे हैं हम लोग, मतदान के जरिए अपने शासक का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग कैसे शासक बनते थे, इनकी चर्चा अध्याय 4 में मैंने कुछ बताया था कि शायद उस वक्त जो थे जन लोग थे, जन और विश्व जो सभा समिति थी, उसमें जन लोग क्या करते थे, अपने एक नायक को चुनते थे और उनको जनपति बोला जाता था, वो या जन के वो प्रधान होते थे और उनको सर्वसम्मति से चुना जाता था ताकि वो नेतृत्व कर सके। नेतृत्व करने के लिए उनको चुना जाता था। तो वो आरंभिक प्रणाली थी, जैसे जन आदि लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन उससे पहले 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का
कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब देखिए इसमें एक सवाल किया जा रहा है कि चलिए वो तो सही है कि शुरुआती चरण में जो समाज के जो लोग थे उसमें जो तीक्ष्ण बुद्धि के होते थे या जिनके पास बुद्धिमत्ता होती थी या थोड़ा संसाधन ज़्यादा होता था या जिनमें नेतृत्व की क्षमता थी, उनको क्या किया जाता था, जनों द्वारा मिलकर उनको चुनाता कि नहीं तुम जो है हमारे समाज का नेतृत्व करो, हमारे संगठन को मजबूत बनाओ, हमारे लिए हमारी सुरक्षा की गारंटी लो, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करो और शांति कायम करो समाज में। तो इस प्रकार के लोग पहले चुने जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे अधिशेष ज्यादा होने लगे तो हुआ कि नहीं, अब छोटे स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर अब क्या होना पड़ा, राज्य की इकाई जो भौगोलिक इकाई बढ़ते चली गई। भौगोलिक इकाई बढ़ाने के क्रम में इन्होंने क्या किया, दूसरे क्षेत्रों को हड़पना शुरू किया, चाहे वो कृषि भूमि को अर्जित करने के उद्देश्य से रहा हो या गुलाम बनाने के उद्देश्य से रहा हो या उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से रहा हो। लेकिन कारण यही रहा था शुरू में ही कि हमको राजा बनना है, चक्रवर्ती बनना है, हमें इतने बड़े क्षेत्रों पर कायम करना है, इतने लोगों को अधीनस्थ करना है और उस पर शासन करना है। इस प्रकार की पहले ये बाद में जाकर ये परंपरा स्टार्ट हो गई थी। उसका भी कारण, सबका कारण एक ही होता है, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आर्थिक संपन्नता जैसे जैसे आ रही है उसके साथ ही क्या हुआ है कि एक नया पद ऊपर क्रिएट हो रहा है। इन पर जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते थे। कारण था कि इनके पास अधिशेष ज़्यादा था, तो इनके अंतर्गत पुरोहित नाम का एक पद, पुरोहित जो प्रशासन में दक्ष प्रशासन के लिए सलाह देता था, पुरोहित इनके लिए काम कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ राज्य के कुछ लोग हैं जो इनको अपने स्वामी मान रहे हैं। लेकिन ये पुरोहित क्या कर रहा है कि मानसिक रूप से इन लोगों को राजा के प्रति उत्तरदायी बनाने की कोशिश कर रहा है और ये टैक्सेशन, इसको संग्रह टैक्स भी दे रहे हैं जो भी देना हो, और साथ साथ राज्य में सुरक्षा की गारंटी राजा इनको दे रही है और राजा के द्वारा इनको मिल रहा है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, आप कृषि करें, आप ये करें, व्यवसाय करें, आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये परंपरा जो है ये चली आ रही है 3000 वर्ष पहले से। लेकिन उससे पहले की जो परंपराएं थी उसी का ये विकसित रूप है। धीरे धीरे संसाधन पर जैसे जैसे संसाधन ज़्यादा होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी इच्छा बढ़ते जा रही है, इनकी मनोकामना बढ़ती जा रही है और ये लोग क्या करते हैं कि महत्वाकांक्षी होते हुए एक राजा के पद पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। लेकिन राजा को कैसे समाज में मान्यता दिलाया जाए उनका काम पुरोहितों का होता है। पुरोहित क्या करते हैं, राज्य के लोगों को एक बौद्धिक दोष देते हैं, मतलब बौद्धिक रूप से उनको अपने अंदर कर लेते हैं, समझाते बुझाते हैं या किसी प्रकार से उनको बताते हैं कि राजा इसलिए जरूरी है, राज्य के लिए आपके लिए जरूरी है, इस देश की रक्षा के लिए जरूरी है, आप उनके अंतर्गत काम करें, आपको सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी। इस प्रकार के कुछ न कुछ प्रलोभन देके या जैसा भी हो या अध्यात्म के द्वारा, किसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, किसी भी प्रकार के विद्याओं का अध्ययन करके समाज में राजा को प्रतिस्थापित कर रहा है। राजा उसके बदले पुरोहित को एक पद दे रहा है और पुरोहित को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं। इसका काम है यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, दार्शनिक सलाह देना, कानूनी सलाह देना, इस प्रकार के काम इनके रहते हैं। मार्गदर्शक मंडल के रूप में शामिल है और ये राजा और इनका एक कनेक्शन है और पुरोहित का प्रजा के साथ भी और प्रजा का राजा के साथ भी कनेक्शन हो रहा है। ये हम जान रहे हैं कि ये पूरा जो रूपरेखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक फॉर्मेट बनाया गया कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये करना है, ये पूरे प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्लान तभी बनाएंगे जब आपके पास प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए संसाधन होंगे जो इनके पास है और इसी के आधार पर ये ऐसा कर रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। इसकी एक चर्चा मैं छोटी सी चर्चा कर देता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि जनरली कोई जो राजा होता था वो कोई यज्ञ करता था। यज्ञ के क्रम में उसने क्या किया कि यज्ञ में एक घोड़े को सजाकर और उसको छोड़ा जाता था। वो घोड़ा उसको जहां तक विचरण करना है विचरण करे और जिन जिन क्षेत्रों में घोड़ा जाता था उन क्षेत्रों के अगर अधीनस्थ शासकों ने या दूसरे शासकों ने अगर उस घोड़ा को जाने दिया तो ये माना जाता था कि उन्होंने इन राजा के प्रति समर्पण भाव रखा है और राजा के अधीनस्थ होने के लिए तैयार हैं। राजा का उन्होंने शासन अपने ऊपर ग्रहण कर लिया है। लेकिन जिन क्षेत्रों में घोड़ा को रोक दिया जाता था उन क्षेत्र के शासकों से फिर उस यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध होता था। युद्ध का कारण था कि अगर युद्ध में जीत गया राजा तो
फिर उनको अपने अधीनस्थ शासक के रूप में वो उनको ले लेते थे या उनको उनसे उपहार लेना शुरू कर देते थे, उनके क्षेत्रों पर कब्जा करके उनको शासन का सनद देते थे और वो शासन करके टैक्सेशन जो क्या करते थे मुख्य राजा को भेजते थे। लेकिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा अगर विचरण करते हुए जहां न रोका गया, पूरा क्षेत्र घूम के चला आया, वो पूरा क्षेत्र पर राजा का एक प्रकार के मान लिया जाता था कि राजा का ये शासन है और वहां उस क्षेत्र के रहने वाले वासी, उस क्षेत्र के रहने वाले छोटे छोटे जमींदार हो या किसी प्रकार का छोटा शासक हो, सरदार हो, वो सब राजा को अपना एक मुख्य यज्ञकर्ता राजा को मान लेता था कि ये हमारे चक्रवर्ती राजा है और इनको थोड़ा समय समय पर उपहार देना, इनके अंतर्गत इनके जो भी है इनकी शादियां हो रही हैं या इनके बच्चे के जन्म संस्कार है, जिस किसी प्रकार का जन्मोत्सव है उनमें जाते थे और राजा को भेंट देते थे और ये मान के चलते थे कि हम आपके अंतर्गत हैं। युद्ध में सेना की व्यवस्था करना इनका काम होता था। राजा का जो सेनापति होता था वो सेना की व्यवस्था उसकी होती थी और वह सेना जो है अन्य राज्यों जो भी उनके अंतर्गत राज्य है, जो अधीनस्थ राज्य है, उनके द्वारा सेना बनाई जाती थी और युद्ध किया जाता था। ये एक पूरी तरह से छोटा मोटा ये संक्षेप में मैंने आपको बताया, यही होते थे उस वक्त। यहाँ भी यही चर्चा की जा रही है। एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े का राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। बात एक ही है, जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ कुछ सेवक उसके जाएंगे, कुछ सैनिक जाएंगे और जिसको जो घोड़ा रोकेगा उसकी सूचना जाके गुप्तचर दे देंगे राजा को कि आपका घोड़ा इस क्षेत्र में रोका गया है। उस क्षेत्र के शासक से उनको युद्ध करना पड़ता था, उनको हराना पड़ता था। अगर हार गए तो फिर वो क्षेत्र उनको छोड़ दिया जाता था, राजा का क्षेत्र वहीं सिमट गया। यहाँ देखिए, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती। कमोबेश मैंने बता दी कि वही बात यहाँ पर चर्चा उसी की हो रही है, इसलिए इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, बात यही है, अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था। मान लीजिए कि जो जिन क्षेत्रों में राजा को नहीं रोका गया, घोड़ा को नहीं रोका गया, तो वो मान के चलते थे कि अश्वमेध यज्ञ जिन शासक का हो रहा है, जिस शासक ने किया है, उन्होंने क्या किया है, अधीनता स्वीकार कर ली है यज्ञ करने वाले राजा की। और फिर बाद में उनको राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। अब आपको बताना है कि पुरोहित की भी मैंने चर्चा की, पुरोहित का काम क्या होता था, आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मैंने चर्चा की कि उपहार उनको ही मिलता था, उपहार उनको लाना ही पड़ता था समय समय पर। जैसे एक प्रकार से ये मान के चले कि शासक की प्रशंसा करना, शासक के द्वारा किए गए हर कार्य की प्रशंसा करना, उनके हर त्योहारों, उनके द्वारा जो भी उत्सव मनाया जाता उसमें शामिल होना, भेंट देना, स्वीकार करना इत्यादि काम उनके रहे थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के लिए एक विशेष शासन को बिठाया। जैसे आपने कोई बहुत सारे मूवी देखी होंगी या सीरियल देखे होंगे या रामायण महाभारत देखेंगे, तो राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आप देखे होंगे उसमें यही दिखा गया है कि लास्ट में लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, तो उनको युद्ध करना पड़ता। जो भी है बात, जब वह यही खत्म नहीं होती है और राजा जो है उसको माना जाता था कि वह राजा वहाँ का चक्रवर्ती हो गया और उसके अधीनस्थ जो भी क्षेत्र जहाँ जब घोड़ा गया, पहले से वो क्षेत्र अगर राजा के अंदर में तो है ही, लेकिन अगर जो क्षेत्र नहीं जीता गया वहाँ भी अगर राजा जा रहे हैं तो मान के चलिए कि राजा का उतना क्षेत्र ज़्यादा हो गया और उन क्षेत्रों पर राजा का सीधा शासन स्थापित हो गया। यहाँ देखिए हो गया है। आगे देखिए, जैसे कि अब क्या काम है। अब मान लेते हैं, आपको एक सिंपल बात बता दूं कि अगर राजा है कोई, तो राजा के अंतर्गत जितने भी पोस्ट होंगे इसके नीचे, जैसे ये पुरोहित है, ये पुरोहित जी होंगे, ये क्या है, एक तो ये वित्त मंत्री का काम करेंगे, एक तो पहले तो प्रशासन संबंधित ये सुझाव देंगे, क्या गलत है क्या सही, सुझाव राजा को देना है। दूसरा क्या है, कभी कभी इनको प्रधानमंत्री का ही पद मिल जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री का ही पद मिल जाता था। दूसरा, इनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रशासक का पद होता था। इस तरह एक हायरार्की होती थी जो ऊपर से नीचे, राजा से लेकर बहुत निचले स्तर, ग्रामीण स्तर तक उनका हायरार्की होता था। उसके अनुसार ही उनका कार्य होता था। राजा उन प्रशासन के माध्यम से राजा का पूरे क्षेत्र में शासन होता था। यहाँ देखिए, राजा के सभी संबंधी, अब देखिए राजा जो है, राजा का इसमें सिर्फ याद रखना है कि राजा का सिर्फ गुणगान करना है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, अगर वो उसका घोड़ा नहीं रोका गया, अगर रोका भी गया तो युद्ध में जीत
जीत गया तो राजा का गुणगान, राजा की चर्चा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले के इतिहास में क्या होता था कि राजा के कार्यों को, उपलब्धियों को खूब लिखा जाता था उनके दरबारी कवियों द्वारा। उनसे क्या होता था कि उसको प्रशस्ति पत्र में राजा की प्रशंसा, राजा ने ये किया, राजा ने ये काम किए, राजा ने ये काम किए, इस तरह की प्रशंसा होती थी जिससे राजा का मान सम्मान बढ़े समाज में और राजा को स्थायित्व मिले। इस प्रकार की बातें होती रहती थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी राजा के घर में अनुष्ठान हो रहे हैं, कोई भी काम हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सारे राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ ये जो भी अनुष्ठान में क्या कर रहे हैं, इसमें अनुष्ठान के तहत क्या क्या कर्मकांड के माध्यम से राजा को ऐसा बनाया जाता था कि राजा का एक विशेष स्थान है, राजा का स्थान भगवान की तरह उनको सुशोभित किया जाता था। और उसके पास जो रखे हुए हैं उनको माना जाता था कि राजा के संतरी हैं, मंत्री हैं, राजा के सेवादार हैं, ऐसा बताया जाता था। विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया था। अब यहाँ देखिए शूद्र की कल्पना क्या है, तो एक इसमें भी चर्चा है, आप देखेंगे। तो एक तो सबसे पहले कि पुरोहितों ने क्या किया, जैसे कुछ ऐसी जातियाँ थी या कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे जो समाज में जिसको अशुद्ध माना जाता था कि ये अशुद्ध काम करते हैं या अशुभ काम करते हैं, इनका काम शुभ नहीं है, तो उनको माना जाता था कि ये लोग शूद्र हैं और इनका काम समाज में सेवा करना रहा है। आपने देखा कि ब्रह्मा के बारे में चर्चा की गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघा से वैश्यों का और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। और सभी का कार्य प्रणाली अलग अलग है। ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना। राजा और क्षत्रियों का काम क्या है, रक्षा करना, देश भूमि की रक्षा करना, सुरक्षा करना। वैश्यों का व्यापार करना। शूद्रों का ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना। ऐसी संरचना बनाई गई है। वो जब मैं आगे ऋग्वेद की चर्चा करूंगा तो उसमें पूरा टॉपिक को पढ़ना भी है, इसलिए आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको पता है तो आपको अपने मन में रखना है, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका जिस समय उपयोग होगा उसी समय बताना उचित रहता है। फिर आगे हम बात करते हैं। अब है इसमें कि आप एक तो आप जानेंगे कि राजा जो है, राजा को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो पहला है कि राजा को इंपॉर्टेंट मानने का कारण है कि राजा के पास आर्थिक संसाधन है, राजा के पास सामाजिक पकड़ है, राजा के पास मार्गदर्शक मंडल में पुरोहित जैसे स्थान है जो राजा को स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों से राजा एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित रहता था और उसका शासन बहुत दिनों तक चलता रहता था। ये एक कारण था। अब यहाँ देखिए वर्ण की चर्चा भी मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर इसमें टॉपिक में वर्ण की चर्चा है तो यहाँ कर ली जाए। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र देख रहे हैं आप, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र आप मैप में जरूर देखें। ठीक है, ऊपरी द्वाब, मध्य द्वाब, निचला द्वाब जो है, तो इसको आप गंगा यमुना जो गंगा यमुना नदी है उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जो सिंचित भूमि है, उसके बेसिन के किनारे जितनी भूमि है उसको गंगा यमुना द्वाब कहेंगे, जहाँ कृषि को उपयुक्त भूमि होती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। कई ग्रंथ रचे गए हैं उन्हीं क्षेत्रों में। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ, देखिए ऋग्वेद के बाद जो भी रचनाएं हैं उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ बोले जाते हैं। उत्तर वैदिक काल भी एक है, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। कुछ अरण्यक है, कुछ ब्राह्मण भी है, कुछ साहित्य भी है, कुछ उपनिषद भी है। इन प्रकार के बहुत सारे है जो उपवेद के रूप में स्थापित है, उनका भी अलग अलग महत्व है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। कहने का अर्थ है कि पूजा पाठ की विधि क्या हो, अनुष्ठान की विधि क्या हो, किस प्रकार करना है, इसकी चर्चा उन पुरोहितों द्वारा इन किताबों में की गई है और उनको इन वेदों द्वारा उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कारण था कि मन में शांति के लिए, समाज में स्थायित्व लाने के लिए पुरोहितों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि समाज में कभी भी समाज में संघर्ष की नौबत नहीं आए। ये अध्यात्म के माध्यम से या पुरोहितवाद के माध्यम से या यज्ञ के माध्यम से या वेद के माध्यम से समाज में शांति स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। उस समय समाज में कई प्रकार समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मैंने बताया कि पेशा के आधार पर उस वक्त क्या होता था, डिसीजन होता था कि जो जैसा पेशा कर रहे हैं उनका उस नामकरण उनका वैसा कर दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि समाज में एक ही प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं, कुछ लोग जंगलों में रह रहे हैं जिनको हम बोलते थे कि आदिवासी है या जंगली है, उस वक्त के लोगों को जंगली बोला जाता था। बर्बर, असभ्य, तरह तरह के उपनामों से, अनाड़ी, इस टाइप के नामों से उनको संबोधित किया जाता रहा होगा। कुछ लोग बहुत सारा गंदगी काम करते थे, जैसे नाला साफ करने का काम करते हैं, मांस काटने का काम करते हैं, इस प्रकार
का काम करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, तो उनको भी समाज में अछूत का दर्जा दिया जाता था कि उनका काम जो है निम्न वर्ग का था। मतलब निम्न वर्ग ऐसा नहीं मानते हैं, निम्न काम था, काम उनका अच्छा, समाज में अच्छी दृष्टि से उनको उनके काम को नहीं देखा जाता था। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये इसके लिए बहुत सारे कानून हैं, अस्पृश्यता कानून लाया गया है। आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल में, पॉलिटी में कि हाँ आर्टिकल 17 की चर्चा उसमें होंगी, वो आप जरूर पढ़े होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा जो है वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। देखिए पुरोहित और योद्धा क्यों वैभवशाली होंगे? क्योंकि राजा के डायरेक्ट वो सानिध्य में रह रहे हैं, तो इनका वेतन भी होगा, इनका अधिकार ज़्यादा है, ये प्रजा पर इनडायरेक्ट रूप में, मतलब डायरेक्ट रूप में जो है तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इनका भी शासन है, क्योंकि राजा तो बार बार जाएगा नहीं क्षेत्र में, ये जो है कनेक्ट है लोगों से। इसलिए कभी कभी देखेंगे कि जब हम युद्ध काल की चर्चा करेंगे या महाजनपद काल जब पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे बहुत सारा राजा जो है, राजा के पुत्रों ने तो हत्या की ही, पुरोहितों ने भी, मतलब पुरोहित बोल रहा हूँ, सेनापतियों ने भी राजा की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि सेनापति का डायरेक्ट संबंध होता था जन सामान्य से, और डायरेक्ट संबंध होता था सेना के लोगों पर। तो जिसके पास सैनिक सत्ता है वो कभी कभी क्या करता था, अपने वश में लेकर, जैसे ही राजा का सत्ता कमजोर हुआ, राजा हल्का भी कमजोर हुआ, उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा राजवंशों में अक्सर हुआ करता था। यहाँ देखिए, दूसरे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग, ये लोग आजीविका के साधक में अपने बिजी रहते थे, इनको बस रेगुलर का भोजन मिल जाए इसी के जुगाड़ में रहते थे। ये लोग क्या करते थे, इसलिए ये लोग निर्धन थे। तो समाज में अभी भी अमीर गरीब के बीच बहुत सारे खाई हैं, और अमीर गरीब लोगों की अभी भी उपलब्धता है। आप देख रहे हैं कि अमीर लोगों का एक अलग संगठन होता है, गरीबों का अलग संगठन होता है। अमीरों के क्रियाकलाप अलग होते हैं, उनके जीवन का रहने का स्टाइल अलग होता है। गरीबी जो है सिर्फ अपना गरीब जो लोग हैं अपने दैनिक जीवन में भोजन पानी इसी के जुगाड़ में रहते हैं, इसी के किसी भी तरह इनका जीवन इसी को पूर्ण करने में चला जाता है, क्योंकि इनके पास सरप्लस नहीं है, इनके पास आमदनी का सोर्स नहीं है, या ये उतना क्षमता नहीं रखते हैं बौद्धिक स्तर पर जो ये ऐसा काम करके ज़्यादा ये कर सकें। इसलिए एफिशिएंसी की बात है, उसको ज़्यादा ये नहीं लेना है। फिर आगे देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए थे, पुरोहितों ने नहीं किए थे, याद रखना। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, मैंने अभी चर्चा की। उनका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन मतलब पढ़ाना, या अध्ययन भी कर रहे हैं, अध्यापन भी करा रहे हैं, यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे, इनमें कृषक लोग भी हैं, पशुपालक है, व्यापारी है, ये लोग हैं। ये लोग क्या करते थे, दोनों क्या करते थे, इनका काम क्या था, व्यापार वाणिज्य करना था, और आर्थिक राज्य को जो आर्थिक जो कर्ज होता है, कर जो है कर संग्रह में इनका योगदान ज़्यादा था, क्योंकि ये व्यापार वाणिज्य करते थे और सरकार को टैक्स ज़्यादा देते थे, मतलब राजा के पास इनका टैक्सेशन ज़्यादा आता था, इसलिए इनकी भी अलग थी। इसमें एक बात विशेष याद रखना है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अंतिम जो स्थान शूद्र है, जिनका काम इन सभी ऊपर के वर्णों का सेवा करना था, उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उस वक्त की चर्चा मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं दिया गया था ये आप सोचिए, इसके बारे में आप जरूर बात करेंगे। खैर आजकल तो इसको भेदभाव में गिना जाना चाहिए, कि उस समय वो चीज़ नहीं थी, लेकिन आजकल इसको भेदभाव में गिना जा रहा है कि ये गलत है। फिर जो भी देखिए यहाँ पे क्या है, फिर तीसरे यहाँ पर दोनों का जो क्षत्रिय और वैश्य हैं, दोनों को यज्ञ करने का अधिकार भी है, लेकिन वर्णों में जो अंतिम स्थान शूद्र का है, शूद्रों का, इनका क्या है, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं मिला था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अब जो है, पहले देखिए समाज में बाद में उत्तर वैदिक काल के बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, महिलाओं की स्थिति जो है अवनति करते जाएगी, मतलब स्थिति धीरे धीरे डाउन होते जाएगी। लेकिन अब आधुनिक काल के बाद जैसे ही हम 17वीं शताब्दी 18वीं धर्म सुधार आंदोलन समाज सुधार शुरू होता है, तो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति फिर क्रमागत रूप से बढ़ती चली जाएगी, और आज भी महिलाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है, उनका समाज में स्थान ऊंचा होते जा रहा है, मान्य भी है। तो उस वक्त भी है कि औरतों को शूद्र के समान माना गया है, मतलब वो भी पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, यज्ञ में भाग नहीं ले सकती, इस प्रकार के कुछ यहाँ पर हम चर्चा हमें मिलती है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, उस वक्त नहीं था। कारण जो रहा हो उस वक्त के हिसाब से नहीं था, ये आप मान के चलेंगे। आज से उसको कोरिलेट ना करें। अगर उस वक्त और आज की चर्चा करें तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो उस वक्त में ज़्यादा प्रोग्रेसिव आपको दिखेंगे, और आज बहुत ही ज़्यादा लगेंगे समाज में कि बहुत ही गलत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज बहुत प्रोग्रेसिव है और उसमें ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए हैं, तो इसलिए उनको एक साथ लेके नहीं चलना है। आपको ये मान के चलना है कि उस वक्त कुछ न कुछ पुरोहितों ने कारण रखा होगा, या तो ज़्यादा महिलाएं शिक्षित नहीं होती होंगी, या उनको पुरुषों के अधीन रखने के लिए
व्यवस्था अपनाया गया होगा, इस प्रकार की चर्चा की गई होगी ताकि वे पुरुषों के अधीन रहे और समाज में उनका काम क्या रहा होगा, सीमित काम कर दिया गया होगा कि आपको घर के अंदर रहना है, सुरक्षा करना है, बच्चे को पालना है, इस प्रकार कुछ वर्ग दे दिए होंगे। शायद उस वक्त उन्होंने यही सोच के उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया था, उनको नहीं मिला था पुरोहितों के माध्यम से। फिर आगे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, लेकिन आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में, वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर हो रहा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण माता पे एक संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, उनको चांडाल कहा जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था उस वक्त। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ये उस वक्त भी कुछ लोग समाज में उसका विरोध जरूर करते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मतलब उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद रहे थे जो इसका विरोध करते थे कि ये गलत है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग वहाँ भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के रहे होंगे जो मानते थे कि अधिकार अनुष्ठान जो है या भगवान का सेवा करने का अधिकार, भगवान के जन्म में सब बराबर है, तो इसलिए वो मान के चलते थे कि सभी को समान अधिकार हो। जो अधिकार पुरुषों का है महिलाओं को ही मिले, और ऐसे ऐसे जो अछूत जिनको माना गया है या जिनको ऐसा माना गया है कि नहीं ये काम ये नहीं कर सकते हैं, जिनको शूद्र कहा गया है, उनको भी अधिकार मिले। ऐसे उस वक्त भी कुछ दार्शनिक लोग रहे हैं। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उत्पादित में के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। कारण बताइए, वहाँ जनजातीय क्षेत्र था, उत्तर पूर्व क्षेत्र। आज जो उत्तर पूर्व जिसको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, उस वक्त भी वहाँ पुरोहितों का प्रभाव कम रहा था। जंगली इलाका था, वहाँ के कल्चर अलग रहे होंगे, तो उनमें ज़्यादा प्रभाव इनका पुरोहितों का नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ था, तो वो उनको जस के तस छोड़ दिया गया है। उसका कारण ये कि ये मैं मान के चलता हूँ, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, ऐसी मैं आशा आपसे कर रहा हूँ। फिर आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे जनपद। अब जनपद क्या, देखिए मैंने जन मतलब लोग, जन मतलब सामान्य लोग, और जनपद मतलब लोगों से मिला हुआ जो समूह है उसको जनपद। एक ऐसी एक भौगोलिक इकाई है जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर या लोगों के समूह को किसी एक माध्यम से एक करके और उसका एक राजा घोषित कर दिया, उस क्षेत्र को जनपद घोषित कर दिया। उसका एक अधिकारी होता था, जनपद का एक मुखिया रहा होगा, और जनपद में कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक विविधता इत्यादि रहे होंगे। तो जनपद क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा। जन मतलब होता है कि सामान्य जनता का राजा, लेकिन जनपदों मतलब हो गया कि उस कुछ विशेष क्षेत्र में, कुछ बड़े क्षेत्र में जो लोग रहे हैं उनमें जितने जन हैं वो तो शामिल हैं ही, साथ में उस क्षेत्र का जो क्षेत्र उसके अधीनस्थ है, जो क्षेत्र में अधीनस्थ लोग हैं, उन सभी का जो राजा है, सभी का क्षेत्र पर जिनका कायम, उसको जनपद बोला गया। तो जनपदों का चर्चा, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने, वही बात है कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उसको हम जनपद कह रहे हैं। ठीक है, जन की बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हम दिखाएंगे मानचित्र में, आपको आगे चर्चा की जाएगी उसको। पुरातत्व दिन इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। मतलब जनपदों में पुरातत्वविदों ने क्या किया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को उसमें वहाँ खुदाई की, और उनसे उसको पता चला कि उस वक्त जनपद में भी ये प्रक्रियाएं चलती थी। उसमें उनको खुदाई में झोपड़ियाँ मिली, साथ साथ मवेशी जो उस वक्त के लोग जो पालते थे उनके अवशेष मिले होंगे, और ये फसलें उस वक्त उगाई जाती थी। ऐसा उन्होंने जनपदों के खुदाई से उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसी हमें सूचना मिली। फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि इसी जनपद के आधार पर, इसी में आगे चर्चा, यहाँ देखिए एक छोटा सा ये है, ये देखिए चित्रित धूसर, इसको मृदभांड बोलते हैं। ये क्या है,
इसमें ज़्यादातर क्या होता था, थालियाँ कटोरियाँ इत्यादि बना होता था। इसमें क्या करते होंगे, या तो खाना वाना खाते होंगे या खाना संग्रह करते होंगे छोटे, ऐसे जनरली लगता है कि खाना खाने के लिए। लेकिन क्या इसमें विशेषता क्या है कि इनको विशेष रंग से, विशेष कलाकृति से इनको सजाया जाता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। सतह इनके देखिए, पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने, अच्छा बनावट इनका होता था। खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए आता, हो सकता था कि सेवा, आतिथ्य जो होते हैं ना, आतिथ्य आप जानते हैं, अतिथि जो आते हैं, तो उनके सत्कार के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया हो। और ख़ास बात इसमें यह है कि इनमें इनको अलंकरण किया जाता रहा था, मतलब कला का एक रूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बर्तनों को सजाया जा रहा है, या तो पूजा पाठ या कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा, या अतिथि के सत्कार के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं इसी में। अब देखिए, ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में। देखिए इसमें क्या फसल में नया क्या होगा, तो देखिए फसल अचानक तो कुछ नहीं नया नहीं आ जाएंगे, जो फसलें पहले थी वो फसल तो रहेंगे ही रहेंगी। कुछ नए फसलों का उदय इस काल में हो रहा है। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं कि आज भी देखेंगे तरह तरह के हाइब्रिड जो सीड्स आ रहे हैं, या कई तरह के संकर फसल के द्वारा हम नया नया फसल प्राप्त कर रहे हैं, नया नया प्रकार का वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हमें मिल रहे हैं। उस वक्त भी क्या होता था कि कुछ कुछ क्षेत्रों में जिनका शासन हुआ, तो कुछ नए प्रकार के जंगली किस्म के फसल मिले, तो उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया। इस प्रकार फसलों की बहुलता हो गई। फसलों की बहुलता से क्या होगा, खाना में एक विशेष प्रकार का एक तो बढ़ गया ना। खाना में मान लीजिए 5 प्रकार के फसल कर रहे हैं, 2-4 प्रकार के फसल और उत्पादन होने लगी, तो 7 प्रकार के फसल से हमें जानकारी हो गई, तो हमारे खाना में उनकी वेराइटीज बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि अधिशेष के रूप में कुछ और संसाधन होंगे। अब क्या होगा कि उनका प्रयोग भी कहीं न कहीं हमारे जो दैनिक जीवन में हो रहे हैं, तो हमारी संपन्नता वो बढ़ा रहे हैं। भोजन के रूप में एक मुख्य और भी फसल का जुड़ जाना हमें और भी ज़्यादा ये बना रहे हैं, संपन्न बना रहे हैं। यहाँ देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे। कारण क्या था कि खाना किसमें खाएंगे, तो उस वक्त मिट्टी के बर्तन लोग बना रहे हैं। उसके अलावा देखिए, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर कैसा है, तो मटमैला कलर को धूसर बुलाता है, और लाल रंग का आप जानते हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। आप इसको याद रखेंगे, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, माना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा होता था, ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हो। ज्यामितीय मतलब कि ट्रायंगल का, सर्कल, रेक्टेंगल, इस पर या समचतुर्भुज, इस प्रकार के कुछ सजावट इसमें बर्तनों में मिल रही है। तो ये मान के चलना है कि इनका अगर बर्तनों में इन सजावट का काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक शिल्पकार जो है, शिल्प या कलाकारी का उदय हो चुका था, और लोग इस पेशा को अपना रहे थे, और घरेलू स्तर पर इनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो कारण क्या है होने का, तो सीधा कारण है कि सरप्लस ज़्यादा है, पात्र का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, पात्र तरह तरह के बना रहे हैं, और उसका उपयोग ये धार्मिक अनुष्ठान से लेकर आतिथ्य सत्कार के रूप में कर रहे हैं। अब बात करते हैं वो महाजनपद की। महाजनपद देखिए, अभी हमने बोला जन से मैंने पता है जनपद, अब जनपद से अब हो गया महाजनपद। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि जनपद का अर्थ क्या होगा। जन मतलब सामान्य लोग, जन से बड़ा इकाई इसको माना जाएगा। इसको हम प्लस साइन करके दिखा रहे हैं आपको। जन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ जनपद हो रहा है। इसका आंकड़ा मान लीजिए, जन अगर इतना छोटा है तो जनपद थोड़ा इतना बड़ा मान के चलते हैं। अब महाजनपद का, ये हम इसको महाजनपद मान रहे हैं। इससे आपको ये जानकारी होगी कि जन जहाँ एक छोटी सी इकाई है, एक व्यक्ति का शासन या कुछ लोगों का शासन है। जनपद एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया है, लोगों का समूह बढ़ रहा है, तो आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन महाजनपद का अर्थ है कि बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक बहुत बड़ा महाजनपद कायम होता है, जिसकी भौगोलिक इकाई बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा सारे क्षेत्र आ रहे हैं, उसमें आर्थिक क्रियाकलाप भी हो रही हैं, कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है, मतलब संसाधन जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वहाँ का राजा जो होता होगा ज़्यादा बलशाली होता होगा, इसलिए इसको हम महाजनपद कह रहे हैं। अब बात करते हैं महाजनपद में करीब 2500 साल पहले, मतलब हम इसको 2500 BCE लिखेंगे, बिफोर कॉमन एरा। आपको इसकी चर्चा मैंने आपसे की थी। जिन लोगों ने इसको अगर नहीं जान रहे हैं, वो पिछले वीडियो में जाके इसकी चर्चा मैंने की है, जरूर आप देखें। ठीक है, यहाँ देखिए, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे जनपद छोटे छोटे थे, लेकिन कोई जनपद जो था वो ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा संसाधन से परिपूर्ण बना लिया, ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, से उसको हम लोग महाजनपद कहने लगे। हो सके वही जनपद अन्य जनपदों पर कब्जा करने लगा हो, उस क्षेत्र को विजित करता गया, विजित करके उसमें अपने क्षेत्र मिला के महाजनपद की
एक संज्ञा दे दी गई। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए जनपदों की राजधानी का क्या काम रहता होगा, तो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप वहाँ होते हैं, वहाँ राजा रहता होगा, सुरक्षा के साधन रहते होंगे। तो जो भी महाजनपद थे उसका जो मुख्य केंद्र होता होगा वो राजधानी में होता होगा, वहीं से वो पूरा जनपद पर कंट्रोल रखता होगा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से। तो ये इसलिए क्या कर रहे हैं, उसको मजबूत क्यों बनाएंगे, क्योंकि राजा जो जहाँ महाजनपद के जो शासक है अगर उस क्षेत्र में रह रहे हैं राजधानी में, तो राजधानी को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि दुश्मन देश का भी हमला हो सकता है, पड़ोसी राज्य भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत हुई थी। फिर आगे देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर, बात वही आ गई, अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दिखा रहे हैं। कुछ राजा ये मान के चल रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा अलंकृत कर रहे हैं, ज़्यादा भवन बना रहे हैं, ज़्यादा बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जो क्षेत्र है या उनका जो शासन है अन्य शासकों से ज़्यादा मजबूत है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, गुंबदकार सजावट, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अपने आप को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि वो बहुत समृद्धशाली है, ताकि लोग उनको माने कि हाँ ये बहुत शक्तिशाली राजा है, इनका शासन अच्छा है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे हो रही है, आप इसको ध्यान दें। अब ये मैप देखिए, इस मैप में थोड़ा आपको ध्यान दे रहा है, ये महाजनपदों की इसमें चर्चा की गई है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि इंडिया का मैप है, और ये देखिए ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इधर बलूचिस्तान, ईरान का क्षेत्र है। यहाँ मुझे बस इसको फोकस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर काबुल नदी आपको बताया था, काबुल नदी यहाँ पर है, और ये जो यहाँ पर जो सिंधु नदी है, फिर इसके जो 5 सहायक नदियाँ हैं जिसको हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सतलज बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आप देखिए इसमें क्या है, वो गंधार एक जगह है, गंधार है, ये गंधार, यहाँ पर देखिए ये गंधार है, ये झेलम नदी है, यहाँ पर तक्षशिला एक राजधानी है पुराना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर कुरु है एक क्षेत्र, ये हस्तिनापुर है, पांचाल है, कोसल है, कौशाम्बी है, उज्जैन है जिसको अवंती उसकी राजधानी है। इस प्रकार यहाँ वैशाली है, मगध है, जो आपको बताऊंगा कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद होता है, कारण उसका क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर यहाँ देखिए और भी है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं बड़े बड़े जो नदियों के किनारे हैं, उपजाऊ क्षेत्र में हैं, तो ये कुछ महाजनपद थे। टोटल जो है 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, कहीं कहीं 15 है, कहीं कहीं 16 है, लेकिन 16 ही मान के चलेंगे हम। उसके बाद इस जनपदों का ये जो लोकेशन है आप देख के बता सकते हैं कि आप ध्यान दीजिए, ये सभी जो है उपजाऊ क्षेत्र में, नदी घाटियों में ही अभी भी है। कारण है कि यहाँ पर जो उत्पादन ज़्यादा हो रहे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप ज़्यादा है, इसलिए इन क्षेत्रों में ही महाजनपदों का उदय होता है। दूसरा, नदियों के किनारे या पहाड़ों के इलाके में इनकी प्राचीरें मजबूत होती हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयुक्त जगह है, इसलिए महाजनपद वहीं पर डेवलप हो रहे हैं जहाँ ये प्राकृतिक रूप से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पर महाजनपद ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। जैसे आप देखेंगे बाद में कि मगध ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, इसका कारण होता है कि तीनों ओर से नदी है, पहाड़ी है, इलाका है, इसलिए, और यहाँ पर पूरा ये मैदानी भाग है, जो गंगा सोन पुनपुन नदियों का मैदानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप भी हो रही है, जानवर भी ज़्यादा है, पशुपालन के रूप में लोहा की उपलब्धता है, संसाधन भी प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ सारे ऐसे संसाधन मौजूद रहते हैं, जिसके कारण ये मगध जो बाद में महाजनपद में सबसे नंबर 1 रहता है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये खैर बाद में उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि मैप में कि ये एक कमोवेश आप माइंड मैप में रखें कि इन क्षेत्रों में महाजनपद का उदय है, ठीक है। एक और महाजनपद यहाँ साउथ में है और एक यहाँ इंडिया से बाहर भी है, कंबो जिसको बोलते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इसमें आगे की चर्चा कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी उसी में है कि अब राजा जो है कि समृद्धशाली भवन बना के, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, बड़ी मतलब उसमें क्या बिल्डिंग बोलेंगे, उसको बोलेंगे बड़ा बड़ा एक महल बना के वो क्या कर रहे हैं कि शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति का प्रदर्शन का इन सेंस क्या है कि वो अपने आप को भव्य दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, क्योंकि ऊंचा प्राचीर है, सेना है, सारे संसाधन है, प्रशासन है, तो क्या करेंगे, लोगों पर कंट्रोल रखेंगे, आसपास के शासकों पर, अधीनस्थ शासकों पर कंट्रोल रखेंगे, ताकि कभी भी वो बगावत न कर दें, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और योजना में लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया करते होंगे।
इसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बेरोजगार तो ऐसे ही कायम हो गई। उस वक्त जो लोग हैं इतने श्रमिक जो है काम करेंगे, पत्थर ईंट की जरूरत होगी, ईंट बनाना पड़ेगा, पत्थर ढो के लाना पड़ेगा, जो भी और भी सामग्री लगेगी उसमें तो समय भी लगेगा। इस प्रकार ये बिल्डिंग बना रहे हैं। अब राजा जो है सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कारण क्या है नियमित वेतन देने का, कि अब राजा के पास संसाधन है। संसाधन के रूप में क्या है, एक तो धन है, धन के रूप में उस वक्त पंचमार्क सिक्का, जिसको आहत सिक्का बोलते हैं, उसका निर्माण हो रहा है। आहत सिक्का दे रहे हैं, या अनाज के रूप में ही दे रहे हैं, या कुछ भूमि इनको राजा दे रहे हैं रहने के लिए, बसने के लिए, ये सब चीज़ राजा दे पा रहा है। तो राजा के पास जैसे ही इन चीज़ों की मौजूदगी होगी, राजा क्या होगा, अपने आप में इन लोगों पर, कुछ लोगों को ये अपनी सुरक्षा के लिए रखने शुरू कर देंगे और वे सेना के रूप में काम करेंगे और राजा के राज्य को स्थायित्व देंगे, राजा के राज्य में शांति स्थापित करेंगे, राजा के राज्य में अगर उपद्रव हो रहा है उसको शांत करेंगे। राजा का काम होगा अन्य क्षेत्रों पर विजय हासिल करना और वहाँ पर अपना इससे इसको क्या होगा कि राजा के जनता के मन में या प्रजा के मन में भाव जाए कि राजा बहुत शक्तिशाली है और राजा की प्रशंसा करेंगे, राजा की बात मानेंगे, क्योंकि राजा एक अपने आप को चक्रवर्ती के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है या कर चुका है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्क मैं बताऊंगा क्या है के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तो अध्याय 8 में पढ़ोगे, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे कि उस वक्त क्या होता है, ज्यामितीय आकार के सिक्के हुए, कोई इरेगुलर शेप साइज था, रेगुलर नहीं था, नियमित नहीं था। तो कभी ऐसे धातु का कुछ भी ऐसे गोल या ऐसे करके इसमें क्या होता था कि इसमें राजा एक मुहर के माध्यम से इसको आग में जैसे गर्म करके उस पर एक थंब मार दिया जाता था और उस राज्य का चिन्ह होता था या राज्य का निशान होता था, जिसको बोलते थे पंचमार्क सिक्का और इसको बोलते थे आहत सिक्का। और इसका प्रयोग उस वक्त राज्य में हो रहा है आर्थिक क्रियाकलाप में। बस ये इसी के बारे इसके लिए यही आपको जानना है कि ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है कि आहत सिक्के क्या है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए कौशाम्बी की एक है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवारों का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। देखिए 2500 साल पहले हुआ था और किस प्रकार देखिए ये निर्माण किया गया है कौशाम्बी के किले का। इससे साबित होता है कि उस वक्त भी आर्थिक क्रियाकलाप शिल्पकार जो थे वो बहुत ज़्यादा योजना के साथ बहुत ज़्यादा जानकार रहे होंगे और राजा ने भी बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च किया इस पर, तभी ऐसा दीवार निर्मित कर पाए होंगे। फिर है, अब इसमें आगे चलते हैं। अब आपके बात होता है कर। अब हुआ कि कोई भी राज्य है तो राज्य को चलाने के लिए कर की तो व्यवस्था की जाएगी ना। बिना कर के तो राजा जो है आर्थिक निर्वाह तो अपना नहीं कर पाएगा। हो सकता है राजा के पास कर है तभी तो राज्य के और भी संसाधनों के माध्यम से वो कर इकट्ठा करेगा। कर के माध्यम से ही ना जनता पर शासन करेगा, कर के माध्यम से ही प्रशासन चलाएगा, कर के माध्यम से ही सेना रखेगा, कर के माध्यम से ही भोग विलास का जीवन व्यतीत करेगा। अब कर कैसा था, तो महाजनपद के जो राजा थे वो क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। कारण सुरक्षा, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा रहते थे। इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रशासन उतने बड़े क्षेत्र को अकेले राजा नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने प्रशासन के जरिए ही उसको नियंत्रित करना उचित समझा होगा। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय से पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। पहले क्या था, जनपद थे या जन थे, उसमें क्या होता था कि अपनी स्वेच्छा से लोग कुछ संग्रह करके कुछ अधिशेष हुआ तो दे दिया कि भाई आप रखें, आप और भी जो राज्य में जो गरीब हैं या जो इस क्षेत्र में जिनको जरूरत है उनको आप दे। तो वो पहले था स्वैच्छिक कर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब इतना विशाल सेना रखना है, प्रशासन चलाना है और भी काम करना है समाज के लिए, तो अब राजा को एक नियमित टैक्स की जरूरत होगी। तो राजा क्या करेगा कि अब टैक्सेशन शुरू करेगा। टैक्सेशन का माध्यम क्या होगा, किस क्षेत्र में करेगा वो, तो वो कृषि पर कर लगाएगा। कृषि के बाद आर्थिक जो भी क्रियाकलाप हो रही है, अधिशेष के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप की जा रही हैं उस पर कर लगाएगा और कर के माध्यम से क्या करेगा, उसके पास धन का भंडारण होगा और उस धन से वो क्या करेगा, वेतन देगा, नियमित वेतन देगा, सेना को वेतन देगा, रखरखाव के लिए जो कर्मचारी रहेगा उसको वेतन देगा और समाज में शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि संबंधी व्यवस्था को वो देखेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें आप देखिए कि कर जो है अब नियमित किया जाए। नियमित कर होने का मतलब है कि अब राज्य में लोगों के पास भी तो अधिशेष ज़्यादा है, तो अधिशेष ज़्यादा है तो राज्य के लोग अब खा पी रहे हैं और राज्य के लोग व्यापार भी व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो उनके जो अधिशेष है उस पर क्या हुआ, राजा ने अपना एक हिस्सा दावा ठोक दिया कि आपके अधिशेष जो है हमारे राज्य में, चूंकि आपके राज्य में सुरक्षा दी जा रही है, आपको राज्य के द्वारा बहुत सारा सुविधाएं प्रदान की जा रही है, उसके बदले हमें कुछ एक नियमित वेतन के रूप में इतना मात्रा या इतना हमको टैक्सेशन चाहिए और हम प्रशासन के माध्यम से आपसे लेंगे। तो वो राजा ने एक नियमित वेतन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। कारण क्या था कि अभी भी कृषि की प्रधानता है, उस क्षेत्र में कृषि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब याद रखिएगा, भाग किसे पूछेगा, भाग क्या था, तो कृषि कर था। कृषि में जितना उपज हुआ उसका 1/6 जो हिस्सा है वो राज्य का होता था। फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मान लीजिए कि कारीगर क्या किया कि जितना दिन काम किया, 1-2 दिन या 3 दिन राजा के अंतर्गत काम कर दिया, राजा का सेवा कर दिया, राजा जो बिल्डिंग बनवा रहा है उसमें काम कर रहा है, राजा जो तालाब खुआ रहा है या समाज के लिए कुछ भी बनवा रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि आपको बिना वेतन का आपको सश्रम जो होता है श्रम का दान करना होता था। वो भी बहुत जरूरी होती थी। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप पैसा ना दें हमको, आप क्या करें, हमारे लिए महीने में 1 दिन काम कर दें। फिर पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। या तो जानवर दे दे, जानवर का जैसे ज़्यादा जानवर हुआ तो एक जानवर राजा को भेंट कर दे, या तो उसको उत्पाद हो गया, घी, मक्खन, जो भी जानवर से होता है, जो भी उसका क्या उसको बोलते हैं, खाल हो गया या उससे प्राप्त ऊन हो गया, वो सब राजा को देना पड़ता था। फिर व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जीएसटी, ये सब जो टैक्स जो सरकार ले रही है वो क्या कर रही है, आपके ही आप जो लाभ कमा रहे हैं उससे आपको राजा को एक हिस्सा आपको देना पड़ रहा है, मतलब सरकार को, ताकि अन्य जो सामान्य सेवाएं हैं उनको संचालित कर सके राजा। तो ये याद है, इसको करना। उस वक्त भी क्या कर रहा है, व्यापारी क्या कर रहा है, जो भी खरीद बेचने पर उसको लाभ होता है उसका एक हिस्सा कर दे रहा है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था भी नहीं। उस जंगल में आखेट कर रहे, शिकार, फल, कंदमूल निकाल रहे हैं, तो क्या करते थे, उसी को राजा को समर्पित करते थे कि आप रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार उस वक्त देख रहे हैं कि राजा जो है वो अपना ये काम करके, राजा जो है मुख्यतः क्या कर रहा है, राजा भेंट स्वीकार कर रहा है। भेंट उसको मिल रहे हैं कर के रूप में। भेंट में क्या है, तो भेंट में है कि एक तो स्वैच्छिक भेंट है, जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन प्रणाली है उससे लेना है, जैसे कि अनाज के रूप में भी ले रहा है वो। ठीक है, श्रम दान भी वो ले रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, वो तरह तरह के जो जंगली जो लोग हैं, संग्राहक जो है, वो जो भी संग्रह करते हैं, तो संग्रह किए हुए फल, कंदमूल इत्यादि को वो राजा ले रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, व्यापारी से वो टैक्स ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, अन्य भी जो लोग हैं उससे सेवा ले रहा है। तो ये राजा जो है ये इसके कर का एक रूप है। कृषि किसानों से वो कृषि के रूप में या तो अनाज ले रहा है 1/6 भाग, इसको भाग कहा जा रहा है। तो ये राजा का टैक्सेशन का उस वक्त का एक माध्यम था, और इसी के आधार पर वो क्या करता था, अस्थायी सेना रख रहा है और प्रशासन को चला रहा है। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उस समय राजा का जीवन का, राजा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि अगर उसके पास टैक्सेशन ना हो, कर ना हो, उसके पास संचय ना हो, तो वो उतना बड़ा सेना, विशाल सेना कैसे रख पाएगा, उसको कैसे वेतन देगा, कैसे उसको नियंत्रण कर पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब है कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन क्या होगा, देखिए पहले मैंने बताया था कि पहले पत्थर या लकड़ी या हड्डी के द्वारा वो क्या करते थे, खेत जोतते थे। उससे क्या होता था, यील्डिंग नहीं होता था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो कठोर मिट्टी था उसको तो तोड़ नहीं पाते थे। तो क्या करता था कि यील्डिंग उसमें नहीं होता था, बस छींट दिए और प्रकृति के रूप से जो भी उपज गया उसको उन्होंने मान लिया कि हमारा ये हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि हल का प्रयोग, फाल जो है अब बनने लगा। फाल क्यों बनने लगा, क्योंकि अयस्क मिलने लगे। जैसे जैसे पश्चिम क्षेत्र से, जैसे पश्चिम से क्या करेंगे, पूरब की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से पूरब की तरफ जो बढ़ेंगे, यहाँ यूपी, एमपी जो भी अभी के क्षेत्र इनके तरफ पड़ेंगे, यहाँ जंगलों की अधिकता है, मिट्टी है और नदी जैसी क्षेत्र है। तो यहाँ पर फाल का प्रयोग करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, तो इन क्षेत्रों में उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर गहरी जुताई होने शुरू हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि क्रॉप्स का जो यील्डिंग है वो बढ़ते चला जाएगा। फिर यहाँ देखिए इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, चूँकि लोहा इन्होंने निष्कर्षण करना सीख लिया, लोहा की प्राप्ति हो गई। तो लोहा क्या है, लकड़ी, हड्डी, प्रस्तर के अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में गहरी जुताई कर रही है। और भूमि को अच्छा से तोड़ा भी जा सकता है, और उनके पास ऐसे साधन मौजूद हो गए जिसके द्वारा अब क्या रहे हैं, वो कृषि क्रांति शुरू हो चुकी है उस वक्त के लिए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। बात वही हुई, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर फसल जड़ जो है ज़्यादा मजबूत जाएगी, गहरी जाएंगी, तो पौधा का विकास ज़्यादा होगा और फसल का पताना अच्छा होगा, तो हिस्ट पुष्ट उसमें दाने लगेंगे, तो यील्डिंग अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। ये बहुत बड़ी, उस वक्त याद रखिएगा कि पहले छिटते थे, लेकिन रोपण जो शुरू किया वो एक बहुत बड़ा, आप याद रखिएगा कि धान के पौधों को रोपने से क्या हुआ, यील्डिंग अपने आप बढ़ गई, क्योंकि एक समूह में धान को रोपना, उससे क्या हुआ कि उनका उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया। फिर
क्योंकि मजबूती भी होगा। पहले एक डंठल खड़ा है, अब 2-4 डंठल मिलकर अगर रोपा तो खड़ा हुआ तो मजबूत से एक दूसरे सपोर्ट में रहेंगे और यील्डिंग ज़्यादा होगा। फिर देखिए, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, जो आज हम लोग जिसको आज भी हम लोग अपना रहे हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, क्योंकि मैंने बताया कि मजबूत पौधा है, अब वो प्राकृतिक रूप से हवा को, बारिश को झेल पा रहा है, गर्मी को झेल पा रहा है, इस प्रकार ये ज़्यादा उपज दे रहा है। इसमें कमर तो परिश्रम लगता था, ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो कमकार कहते थे, कमकार के द्वारा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, कृषि की इनकी जानकारी भी है और कृषि के क्षेत्र में आज भी ये संलग्न है, तो ये उत्पादन में लग गए और इस प्रकार अधिशेष की मात्रा बढ़ गई, कच्चे माल प्राप्त होने लगे, कच्चे माल ज़्यादा प्राप्त होने लगे, तो क्या हुआ, अधिशेष बढ़ा, तो अधिशेष को कुछ तो संग्रह किया, कुछ को क्या किया, उत्पादन के बाद जो उपभोग करने के बाद जो बचा अधिशेष उसको क्या किया, कहीं और निवेश करना शुरू कर दिया, और उस निवेश से क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और एक टैक्सेशन का एक बड़ा आधार बन गया। फिर अब हम बात कर रहे हैं आगे। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो महाजनपद काल है, महाजनपद जो है वो किस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मगध की। मैंने चर्चा की कि मगध की मैं चर्चा जरूर करूंगा। अब मगध जो है महाजनपद का जो क्षेत्र है वो आधुनिक जो बिहार है उसमें राजगीर, गया, पटना के क्षेत्र को मिला के मगध बोला जाता है, ठीक है। अब मगध में है कि यहाँ देखना है कि लगभग 200 सालों के भीतर 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कारण क्या था? कारण था गंगा, सोन, पुनपुन जैसे नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, पहला तो नदी के माध्यम से यातायात, जल वितरण, मछली उसके उत्पादन में हुआ। जल वितरण मतलब कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा होने लगी। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही थी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट उस वक्त क्यों है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, जहाँ लकड़ी मिल जाता था जलावन के लिए, हमको बैलगाड़ी के लिए, हमको रथ बनाने के लिए, इत्यादि बनाने के लिए संसाधन हो गए। फिर उसी जंगल में हाथी जो है, हाथी पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। हाथी का जो बोलते हैं गज सेना का प्रयोग किया। हस्ती सेना, गज सेना, घुड़सवार इत्यादि का जो है उन जंगलों से प्राप्त जानवरों पर जो है उन पर काबू पाकर उनको प्रशिक्षण देकर और सेना में शामिल कर दिया गया। यही नहीं, जंगलों में से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। उत्पाद मिलते से तो अलग थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। ये सभी कई कारण हैं जिसके कारण मगध जो है बाद में एक बहुत प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। पहला का नाम था बिंबिसार, दूसरा का नाम था अजातशत्रु या अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, उससे पहले का जो नंद वंश का अंतिम शासक था, एक और मतलब उसका शुरुआती शासक था, और सबसे अंतिम घनानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। कारण था कि ये जो मगध, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है मगध, ये है, यहाँ का जो शासक था महापद्मनंद, पहले ही सैनिक कुशलता के आधार पर इन क्षेत्रों में जो भी जनपद थे उनको अपने अधीन कर लिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि बिहार में आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, क्योंकि वो भी पहाड़ी से घिरा हुआ है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पत्थर मौजूद थे, और उसके द्वारा विशाल अपने वो महल बनवाए, वहाँ पर सैनिक की उपलब्धता बढ़ाई गई, और वो एक तरह से ऐसा प्राचीर बनाया गया, और ऐसा प्राकृतिक रूप से प्राचीर निर्मित थे, पत्थर थे, वहाँ उन्होंने अपना राजधानी बनाया, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आवश्यक रहा था। बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया। कारण था कि पाटलिपुत्रा में वो सारे भौतिक स्थिति और राजनीतिक रूप से जो बोलते हैं कूटनीतिक माहौल था या कूटनीतिक रूप से वो बहुत ही सफल जगह था, उपयुक्त जगह रही थी, इसलिए वहाँ बाद में उनका राजधानी उन्होंने उसको बना लिया। 2300 साल से, जिसको रणनीतिक रूप से बोलते हैं कि रणनीतिक रूप से वो उपयुक्त रहा था। 2300 साल से ही पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा, अब मैसिडोनिया की कहानी जानिए, राजा सिकंदर जो है विश्व विजय करना चाहता था, इसकी भी चर्चा की जाएगी। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कारण था कि मगध के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके पास इतना विशाल सेना है और इतना ही ज़्यादा
शक्तिशाली राज्य है कि वो उनको रौंद देंगे। इस डर से सिकंदर के सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। एक और कारण था कि बहुत दिनों से युद्धरत थे, वो थके हुए थे, लेकिन मनोबल उनका गिर गया जब उन्होंने घनानंद के सेना, मगध के सेना के बारे में उन्होंने सुनी, लोगों से सुना, तो उनमें मन में एक भय व्याप्त हुआ कि हो न हो हमें यहीं पर न इनके हाथों मात मिल जाए और हमें वो उनका सपना चूर चूर हो जाए। फिर इसमें क्या हुआ, फिर भी जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वो तो पैदल आ रहे थे, लेकिन भारत के पास, मगध के पास क्या था, जंगल क्षेत्र से हाथी का सेना, रथ तो लकड़ी से बना ही ले रहे थे, घुड़सवारों की एक फौज थी, फिर लोहा वहाँ प्राप्त था, तो लोहा से जो हथियार थे ज़्यादा मजबूत बने हुए थे, कांसे और तांबे के अपेक्षाकृत तो ज़्यादा मजबूत थे। तो इन सभी कारणों के कारण ऐसा माना गया कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब आपको बताऊं कि व्यास नदी कहाँ है, आप फिर से एक बार देखें तो व्यास नदी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा व्यास नदी। इस क्षेत्र को पार करने से सिकंदर के, जो यहाँ पार करता तो ये मगध का क्षेत्र था, मगध के पास अभी इन क्षेत्रों के भी बहुत सारे क्षेत्रों को मगध मिला दिया था। तो कुछ यहाँ था, पोरस को जीता, कुरुच यहाँ पर कुछ पोरस को तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन धीरे धीरे ये क्या किया, जैसे ही सेना आगे बढ़ा तो इन राज्यों में वो जाने से डरने लगा। ये राजगिरी और ये जो क्षेत्र है मगध, इनसे डरा। कारण था कि मगध की संपन्नता और उसकी ख्याति बहुत इतना ज़्यादा रही होगी उस वक्त कि सिकंदर के सेना का मनोबल टूट गया और वो ये विश्वविजय नहीं कर पाया। आपको मैं फिर से ध्यान दिला दूँ कि मगध क्षेत्र आप देखें, ये मगध है, ये राजगिरी है, ये गंगा, सोन, पुनपुन के क्षेत्र में है, यही मगध क्षेत्र है, जो बाद में इसका दायरा बढ़ते चला जा रहा है, महाजनपद के रूप में ही अपने आप को स्थापित कर ले रहा है। ठीक है, अब हम आगे फिर चर्चा करेंगे इसी में। मगध की बात तो लगभग हो गई, अब हम चर्चा कर रहे हैं वज्जी। उसी में एक दूसरा एक छोटा सा ये है, वज्जी है, वो भी एक महाजनपद ही है। जैसा कि हमने पढ़ा मगध के बारे में कि एक सशैल राज्य बन गया, उसके नज़दीक वज्जी राज था। तो वज्जी राज शक्तिशाली क्यों नहीं बन पाया, या वज्जी राज की क्या स्थिति रही थी, उसके बारे में चर्चा है। जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, और वही उसी के बगल में बिहार में आपको दिखा दूंगा। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। पहला गणतंत्र वैशाली को बुलाता है, वज्जी क्षेत्र को। गण या संघ का मतलब है कि वहाँ पर कुछ लोगों के समूह द्वारा, राजाओं का एक समूह होता था, उसके द्वारा लोगों पर शासन किया जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी क्या करते थे, मिलजुल कर एक चर्चाएं करते थे, रणनीतियां बनाते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ऐसा कुछ उनमें नियम बनाया था, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या ऐसा योग्य इनको नहीं मानते थे, इसलिए उनको वहां पर नहीं बैठाते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य का नाम है वज्जी संघ, के बारे में जो वर्णन मिलता है वो दीघ निकाय एक बौद्ध साहित्य है, उससे हमको इसकी चर्चा मिली है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिनके कई प्रकार के व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बुद्ध निकाय 2300 साल पहले लिखा गया था। बौद्ध संघ, उसके बौद्ध संघ की चर्चा। अब आगे हम बात करेंगे, बौद्ध काल पढ़ेंगे या बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर अंगुत्तर निकाय, ये सब जो है, दीघ निकाय, खड्डक निकाय क्या है, वो खैर बात का विषय है। फिर अब हम बात करेंगे अजातशत्रु और वज्जी संघ। अब देखिए, अजातशत्रु वज्जी संघ की चर्चा क्यों जरूरत है कि इनमें अजातशत्रु ने क्या हुआ था, वज्जी संघ पर कब्जा कर लिया था। क्यों किया था, तो अजातशत्रु वज्जी संघ की कमजोरी को भाप गया था और उसने उस रणनीति बनाकर और वहाँ के किसी एक मंत्री को मिलाकर या अपने ही वर्षाकार, एक उसका एक सलाहकार था, उसको भेज कर वहाँ पर पता लगा लिया कि वो कहाँ से कमजोर है और रणनीति के तहत उस वज्जी संघ को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसी की चर्चा है। यहाँ देखिए, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, कारण कुछ और था। उन्होंने अपने मंत्री वत्साकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, क्योंकि वो अजातशत्रु के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभा नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक
वे अब देखिए बुद्ध भगवान भी उस वक्त जो बौद्ध काल के भगवान है वो भी कहते हैं कि बुद्धिस्ट संघ के उन्होंने परंपराएं के बारे में पता किया कि परंपराएं जो पहले थी वो आज भी विद्यमान है या नहीं। तो लोगों ने बताया कि हाँ वैसे ही वहाँ पर वैसा ही अभी भी चलन है, व्यवस्था वैसे ही की गई है। तो वो बहुत खुश हुए। कारण उन्होंने बताया वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। कहने का अर्थ है कि बुद्ध ने माना कि अगर पारस्परिक रूप से सहयोग की भावना हो तो हम क्या करेंगे किसी भी क्षेत्र में। मान लीजिए कि ये राउंड टेबल में बता के समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हम विचार विमर्श छोटे छोटे बातों का विचार विमर्श करते हैं तो हो सकता है एक के पास ज़्यादा नॉलेज है, किसी के पास कुछ और क्षेत्र में विशेषज्ञता हो, लेकिन सब एक प्रकार के ही नॉलेज या सब विधि विशेषज्ञ कोई प्रकार के विशेषज्ञ तो नहीं होंगे। सब में अलग अलग क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं। इनमें जब विचार विमर्श होता होगा तो कुछ नए नए ऐसे प्रकार की रणनीतियाँ, नए नए प्रकार के उपाय सामने आते होंगे, प्रकट होते होंगे। इसके सहारे वे समाधान जल्दी खोज लेते होंगे। दूसरा है कि इनमें नियंत्रण और जो चेक एंड बैलेंस की पत्ती रही होगी। समाज में बुजुर्गों का आदर था, वो अनुभवी थे, अनुभवी व्यक्ति का सम्मान था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था वे उत्तम मानते थे। फिर हम आगे बात करते हैं वजी संघ को हारने का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का लेन देन की प्रक्रिया के माध्यम से ही या एक प्रकार का ज़्यादा शक्तिशाली होने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो बस इतना मान के चलते थे कि जीवन सही तरीके से जीना है। ज़्यादा उन्होंने अपना आधार बड़ा नहीं करना चाहा होगा, ज़्यादा व्यवस्था आपने नहीं की होगी, इसलिए वो हार गया। बाद में इसको मिला लिया था अजातशत्रु ने। फिर आगे हम देखते हैं वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नियम था सामाजिक जिसको ये बुद्ध बुद्ध बता रहे थे कि अगर ये सब करेंगे तो वजी संघ जल्दी बहुत आगे प्रगति करेगा। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्यों का रखरखाव इसलिए कि बौद्ध काल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य क्या करेंगे, सामाजिक और बौद्धिक रूप से लोगों को ये सजग करते हैं। चैत्य वहाँ पर जो लोग जाते हैं धार्मिक भावना को लेकर, तो उनसे क्या होता है, समाज में एक रूपता आती है। विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इस प्रकार वजी संघ जो है ये सब चीज़ वहाँ पर होता था, तो इसलिए उसको सबसे उत्तम मनाता था और उसको गणराज्य की संज्ञा दी गई थी। वहाँ एक एक गण को, किसी भी एक एक व्यक्ति को अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की का भान रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा ये था। अब देखिए हमने बताया, अभी बात करते हैं कि अजातशत्रु के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शासक थे मगध के अलावे जो वजी संघ पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। कारण था वजी संघ में एकता ज़्यादा थी। यहाँ देखिए कई शक्तिशाली राजा लगभग क्या किए कि संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्यों, देखिए इतना परेशान करने के बाद भी, इतना अटैक होने का, आक्रमण होने के बाद भी 1500 साल पहले तक चलता रहा। कारण क्या रहा होगा कि लास्ट में गणों को, गुप्त शासकों ने गण और संघ परिवार पर विजय प्राप्त किया, संघ पर विजय प्राप्त किया। इतना समय लग गया, गुप्त वंश को उस पर कब्जा करना पड़ा। उससे पहले जितने शासक जो थे प्रयास करके विफल रहे होंगे, तभी गुप्त शासकों ने अंततः उस पर विजय प्राप्त की। ये उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर एक गणराज्य के लिए जिसने एक एकता का परिचय दिया और वो उन क्षेत्रों पर अपने आप को स्थापित करने से, लोगों को दूसरे को हमला करने से या दूसरे का शासन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए अब एटलस में कुछ एथेंस यूनान की राजधानी है। अब एथेंस के शासन व्यवस्था की तुलना कीजिए, वहाँ भी गणतंत्र या प्रजातंत्र था, वही लगभग वही व्यवस्था थी जो यहाँ गण का था। लेकिन ये जानिए उसमें क्या व्यवस्था थी कि 200 साल तक वो लगभग एथेंस की प्रणाली चली थी, शासन व्यवस्था। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, क्योंकि जो दास नहीं थे। वहाँ देखिए दास व्यवस्था थी, दासों को वहाँ लोग रखते थे, तो दासों को अधिकार नहीं देते थे कि दासों के भी व्यापार अगर अधिकार दे दिया मताधिकार का या हम विचार विमर्श का, तो वो इसका विरोध करेंगे, तो फिर दास कैसे आएंगे। इस प्रकार की कुछ प्रणाली वहाँ भी थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी विभिन्न मुद्दों पर। तो यहाँ भी लगभग गणतंत्र का एक झलक मिलता है जो उनसे प्रभावित रहे होंगे। इस समय सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। मान लीजिए बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं, तो लास्ट में क्या किया, लॉटरी पत्ता द्वारा, ताकि भेदभाव न हो, वे क्या करते थे, अपने शासन में कई पदों पर, प्रशासन पर चुनते थे प्रशासनिक अधिकारियों को। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, मतलब अनिवार्य रूप से सेना बनना होता था। कारण था कि आबादी कम रही होगी, इसलिए सबको ऐसा करना पड़ता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, क्योंकि औरत को उस वक्त समाज में ज़्यादा अधिकार वहाँ एथेंस के समाज में, यूनान के समाज में नहीं दिया गया था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों
को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि वो मान के चलते थे कि इन्वेडर्स हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये हमारे देश के नहीं हो सकते थे, कि विदेशियों को नागरिक अधिकार नहीं दिया था उन्होंने। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों व कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे, क्योंकि दास को भी ऐसा मान के चलते थे कि दास सेवा के लिए है, न कि शासन में हिस्सा लेने के लिए। इसलिए उन्होंने उसको वो अधिकार नहीं दिया था कि अगर दास भी अधिकार दिए गए तो दास अपने अधिकारों की चर्चा करेंगे, और दास फिर तो काम कौन करेगा। इस प्रकार की कुछ प्रणाली वहाँ रही है। अब देखिए ये चैप्टर तो लगभग समाप्त हो गए। अब इसमें आपको एक चीज़ जान के ध्यान रखना है कि हम राजा और प्राचीन गणराज्य की हम बात कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि धीरे धीरे जो है पारंपरिक जो हम बोल रहे हैं कि आदिमानव जो लोग थे, आदिमानव का क्रमिक विकास होते होते जन से जनपद, महाजनपद तक उन्हें स्थापित कर लिया। और बाद के लोगों ने किस प्रकार अपने राजनीतिक सूचिता का परिचय दिया, किस प्रकार आर्थिक संसाधन ज़्यादा हुए, आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण हुआ, उनका स्वामित्व हुआ और एक क्रिया पद्धति शुरू हो गई, और उन्होंने राज्य जैसे एक इकाई को जन्म दे दिया और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा राज्य को संतुलित करने का प्रयास किया, राज्य को चलाने का काम किया, और राज्य में शांति सहअस्तित्व के रूप में इन्होंने राज्य करना स्थापित कर दिया। राजा जो है पुरोहित के माध्यम से, सेना के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखता था। राज्य की रक्षा करना, राज्य के लोगों का जीविका निर्वहन सही तरीके से हो सके, राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य में महल बनवाना, राज्य में सामाजिक सद्भावनाओं को कायम रखने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में राज्य में जो गरीब हैं, चाहे राज्य में जो बुजुर्ग हैं, गरीब में जो महिलाएं हैं, तो राज्य के जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी कुछ व्यवस्था उस वक्त में देखने को हमको मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर हमें ये बताते जा रहा है कि हम एक चैप्टर से धीरे धीरे हम ये समझ रहे हैं कि क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, निरंतरता के साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम आसानी से समझ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एनसीईआरटी द्वारा इस प्रकार एक ऐसा शब्द ऐसी एक व्याख्या प्रस्तुत की गई है जो कोई भी व्यक्ति जो है उसको आसानी से समझ सकता है। बस उसके पास ये होना चाहिए कि एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भी इसे समझ पाएगा, बस वो कॉन्शियस माइंड लेके पढ़े, ध्यान रखे। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर दिया, अध्याय 5 आपका समाप्त हुआ। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे दूं, फिर से जो अभी नए बाद में बहुत छात्र बाद में बीच में ही जुड़ते हैं, तो उनको बता दूं कि अगर आपने वीडियो इससे पहले का नहीं देखा है या अभी भी जो अधूरे वीडियो देखे हैं, इसको आप जरूर समय निकाल के देख लें। इससे क्या होंगे, आप हमसे कनेक्ट होंगे, आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। तब तक आप क्या कीजिए कि चयनगढ़ आईएएस चैनल को यूट्यूब पर जाके आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करें, उसको अधिकाधिक शेयर कीजिए ताकि जो लोग अभी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो ले। हमारे चयनगढ़ आईएएस का एक ही मोटो वाक्य है, चयन तक चैन नहीं। तो जब तक आपका चयन नहीं होता है हम भी चैन से नहीं बैठेंगे ना आपको हम बैठने देंगे। इसके प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम ये आशा करते हैं और हमें ये पूरे हम पर भरोसा है कि हम ये जरूर करके दिखाएंगे, आपके लिए हम ये जरूर करेंगे। इसी के साथ इस क्लास को हम आज समाप्त करते हैं, फिर हम अगली बार एक नए अध्याय के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।